नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूटान के बारे में। इससे पहले वीडियो मैंने नेपाल के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूटान के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एशिया महाद्वीप में दो देश छूटे हुए थे, एक नेपाल था, दूसरा भूटान था, जिनके बारे में मैंने चर्चा नहीं की थी, और ये वीडियो भूटान के ऊपर है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ शुरू होगी वो हम भूगोल में आपको यूनिट वाइज भूगोल ख़त्म करेंगे, जैसे टॉपिक वाइज, जैसे होता नहीं कि जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे उनके बारे में आपको बताएंगे। तो काफ़ी जो आने वाली सीरीज़ है काफ़ी अच्छी होने वाली, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। शुरुआत जियोमॉर्फोलॉजी से करेंगे। खैर आइए देखते हैं। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ये देश है जिसकी हम बात करें, भूटान। आप लोग इसका चाहे तो मानचित्र बना लीजिए, मैप बना लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने बताया था कि किसी भी देश को पढ़ने से पहले उसके आसपास की वाटर बॉडी को जानना और उसके देश से, किस देश से उसकी सीमा लगती है उसके बारे में जानना। लेकिन भूटान में देखेंगे तो एक लैंड लॉक कंट्री है, चारों तरफ से भू आबद्ध है, मतलब कि इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इस वजह से ये आपको, इसकी कोई समुद्री सीमा तो है नहीं, लैंड लॉक कंट्री है, और इसलिए आपको वो तो जानना नहीं है। लेकिन आसपास के देशों की तो सीमाएं आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, किस देश से इसकी सीमा लगती है। तो इसकी सीमा दो देशों से लगती है, एक है भारत और दूसरा है चाइना। भारत और चाइना से इसकी सीमा लगती है। अब इसके बारे में दरअसल आप जब देखेंगे तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो चाइना दिख रहा है, तिब्बत का पार्ट है, चाइना दिख रहा है। और बाकी भारत के संदर्भ में आपको यहाँ के राज्यों के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो सीमा बनाते हैं, किसे सीमा बना रहे हैं भूटान से। तो उसमें जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है सीमा बनाने वाले राज्यों में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इतने सारे हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इतने सारे जो राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं। इसमें से पश्चिम बंगाल और असम के बीच में कह सकते हैं सीमा बनाती है एक नदी बहती, इसका नाम है संकोच रिवर, जो यहाँ की मेन नदी है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भूटान के बारे में, यहाँ की और क्या भौगोलिक विशेषताएं। तो अब इसमें देखिए, अब ये तो मैंने आसपास की जो सीमाएं थी उसके बारे में मैंने चर्चा कर दी। अब आइए देखते हैं और क्या खासियत है। पर्वतों की बात करेंगे तो ऊपर के हिस्से में हमें देखने को मिलता है ग्रेट हिमालय, मतलब बृहद हिमालय। उसके नीचे जब देखेंगे तो दिखेगा हमें मध्य हिमालय या लेज़र या लघु हिमालय। और ये दो हिमालय आप देख रहे हैं ना, ग्रेट हिमालय ऊपर की तरफ है, उसके नीचे आप लेज़र। ऊपर का हिस्सा, कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ भूटान है इसका लगभग हिस्सा जो है वो पर्वतीय है। नीचे की तरफ देखेंगे शिवालिक वगैरह का भी एरिया पड़ जाएगा, तो उसमें से भी देखेंगे तो एक ब्लैक माउंटेन आपको देखने को मिलता है। ब्लैक माउंटेन भी हिस्सा किसका है? हिमालय का ही ये हिस्सा है, ब्लैक माउंटेन। तो आप उसको याद रखिएगा, ब्लैक माउंटेन हिमालय का ही हिस्सा है, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। अब और जब हम इसमें देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है, पर्वतों की बात तो मैंने बता दी है। यहाँ पर बहुत सारी वैली हैं, बहुत सारी घाटियाँ हैं, जिनमें से एक स्थित है, इसका नाम है मेंचुमा वैली। मेंचुमा वैली जो है वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहे चीन और तिब्बत को लेकर के, तो मेंचुमा वैली यहाँ पर आपको दिख रही है। ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे चाइना के, ये डिस्प्यूटेड एरिया है मेंचुमा वैली, चीन और भूटान को लेकर के। अब इसी तरीके से एक हिस्सा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हिस्सा है डोकलाम, जो एक तरीके से कहते हैं भारत, भूटान और जो ये हिस्सा तिब्बत मतलब चाइना का, उसी के त्रिकोण पर स्थित है। ये डोकलाम भी विवाद का कारण रहता है, तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, डोकलाम। अब इसमें और जब देखेंगे तो पर्वतों की बात तो मैंने बता दी। अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो पर्वत हैं तो ऊपर ऊंचाई से बहुत सारी नदियां भी निकलेंगी, जो आगे चल करके आएंगी कहाँ? आसाम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आएंगी। तो ऊपर जब नदियाँ निकलती हैं, इनमें से बहुत सारी नदियाँ हैं, जिनमें से आप देखेंगे तो चूँकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं तो इनकी धारा भी, प्रवाह भी काफ़ी तेज़ रहता है, जिसकी वजह से ये जो आसाम का क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ वगैरह आपको देखने को मिलती है। अब कौन कौन सी नदियाँ? एक है वांगचू नदी, वांगचू नदी है यहाँ पर आपको देखने को, जिसको आगे चल करके रैदक बोलते हैं भारत में, रैदक रिवर या रैदक नदी आप देख रहे हैं, वांगचू नदी है, तो उसको आप याद रखिएगा, रैदक रिवर आगे चल करके इसको बोलते हैं। तो ये आप फेमस नदी में से एक है जो आगे चल करके जो, क्योंकि ये पूरा जो कह सकते हैं एक तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पार्ट है, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसका पार्ट है। ये यहाँ की जितनी सारी आसपास की नदियाँ हैं वो सब आकर के ब्रह्मपुत्र में ही बहती हैं। और ये कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र की घाटी जो है वैली, वो एक तरीके से कह सकते हैं आसपास की नदियों को उसमें मिलती है, और इस वजह से इस घाटी वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ वगैरह भी आपको देखने को मिलती है। तो ये रैदक रिवर है। उसके बाद आप देखेंगे तो संकोच नदी दिखेगी, जो पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे देखिए ये आप देख रहे हैं, ये है पश्चिम बंगाल और इसका बॉर्डर है असम का, इससे होते हुए संकोच नदी बहती है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको मानस नदी देखने को मिलेगी, जो आगे चल करके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और ये आप देख रहे हैं, मैंने बताया ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ से होते हुए आएगी, और उसके बाद में ये नदी जो है वो बांग्लादेश में चली जाएगी। तो ये याद रखिएगा, नदी आगे चल करके रैदक को ही वांगचू नदी बोलते हैं।
अब यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो है, मैंने बताया था कि जब होता यह है कि जब कोई पर्वत से कोई नदी निकलती है तो नदी बहती इसलिए क्योंकि वो अपने कह सकते हैं आधार तल को प्राप्त करना चाहती है, और इस वजह से जो सरफेस लेवल को प्राप्त करने की वजह से वो बहती है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन होती है, जब पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ जब ऊपर से निकलती हैं तो वो निकलने के बाद में समतलीकरण की प्रक्रिया होती है, मैदान वगैरह प्लेन वगैरह बनते हैं। उसी के में देखेंगे तो यहाँ से हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो आगे चल करके यहाँ पर बहुत सारी जो मिट्टी वगैरह ये सब लाती हैं, उसकी वजह से मैदान का निर्माण हुआ। इस वजह से जो आसाम का ये वाला एरिया है इसको दुआर प्लेन के नाम से जानते हैं। दुआर प्लेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दुआर मैदान जो, क्योंकि आप सुने होंगे ट्रेन वगैरह भी चलती है, अलीपुर दुआर एक्सप्रेस, इस तरीके से ट्रेनों के नाम तो सुने होंगे आप। तो ये दुआर पूरा ये कह सकते हैं कि जो आसाम का और थोड़ा बहुत हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी ले सकते हैं, पश्चिम बंगाल का। तो ये वाला हिस्सा आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये पूरा दुआर प्लेन है, मैदान है। हालांकि बिल्कुल प्लेन नहीं कह सकते हैं, बीच बीच में आपको छोटी छोटी घाटियाँ और पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको इसमें भी देखने को इसमें से मिलती हैं। तो ये दुआर प्लेन है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी बात करेंगे यहाँ की राजधानी जो है इसकी थिम्पू है। यहाँ का एक रेलवे स्टेशन पारो इंटरनेशनल याद रखिएगा। वो जो यहाँ का जो एयरपोर्ट है, पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन नहीं सॉरी एयरपोर्ट है, थिम्पू के पास में ही है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है, ये थिम्पू इसकी राजधानी है। तो और बाकी देखेंगे तो यहाँ का एक फेमस शहर फुटसोलिंग दरअसल आप देखेंगे तो यहाँ का फेमस शहर भी है। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि यहाँ का एक कह सकते हैं एक औद्योगिक केंद्र है फुटसोलिंग, जो कह सकते हैं जो भारत का जो पश्चिम बंगाल है उसकी सीमा पर स्थित है। और यहाँ के भारतीय लोगों को तो वीज़ा वगैरह तो वैसे भी नहीं लगता यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आवागमन भारत और भूटान के बीच में आना जाना लगा रहता है। और कह सकते हैं एक तरीके से आप घूमने जाने वाले लोग भूटान वगैरह जाते रहते हैं, क्योंकि वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। भूटान और नेपाल आप ऐसे भी घूम करके आ सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा, और वैसे भी प्राकृतिक तौर पर देखें तो एक तरीके के हिमालय की गोद में बसा हुआ देश है। तो इस वजह से इसके देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो जैसे पर्यटन के केंद्र यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे यहाँ पर जो हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे यहाँ पर आपको वैली वगैरह है, घाटियाँ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भूटान एक ऐसा देश है जो कह सकते हैं कि जो कार्बन स्टॉक पड़ते हैं ना, वो जैसे होता नहीं कि आप जो CO2 को रिलीज करना, और होता यह है कि दरअसल कोई भी देश होता है, मान लीजिए भारत है या कोई भी देश है, तो आप होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा निकालते हैं लेकिन कार्बन सिंक कम करते हैं। सिंक का मतलब होता है कि अगर जो आप पेड़ पौधों में जो कार्बन स्टॉक के रूप में जमा होता है, तो उसको कहने का मतलब ये है कि जो जितना कार्बन का उत्सर्जन करना और कार्बन को एक स्टॉक के रूप में जमा करना, दोनों को आप देखेंगे जो प्लस में रहता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, कार्बन स्टॉक में ये रहता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये क्या है कि प्लस में रहने वाला देश है, जो जितना कार्बन का उत्सर्जन करता है उससे ज़्यादा ये कार्बन का स्टॉक किए हुए है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे करीब 60% के आसपास यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं, मतलब कि वन वगैरह पाए जाते हैं, और काफ़ी खूबसूरत देशों में से एक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। बाकी अब इसमें और जब देखेंगे तो हमें यहाँ का जो देखने को मिलेगा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं, मूल निवासी गालोप कहलाते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इससे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारी, चूँकि मैं बता दूं कि यहाँ से निकलने वाली बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, और नदियाँ चूँकि यहाँ से हम निकलती हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट वगैरह यहाँ पर बनाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदियों की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, और निकलने वाली नदियों की रफ्तार जब तेज़ होती है जिसकी वजह से ये बिजली का उत्पादन वगैरह भी किया जा सकता है। इसको लेकर के भारत के सहयोग से यहाँ पर बहुत सारी जो परियोजनाएँ हैं वो चलाई जा रही हैं, और यही सब है खासियत, और कुछ इसमें है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ये है भूटान। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो भूगोल का एक कह सकते हैं कि जब आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे कि हमें भूगोल में क्या क्या चीज़ें जो पढ़नी रहेंगी। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही बताऊँगा, टॉपिक इस तरह नहीं बताऊँगा आपको। बताऊँगा कि भूगोल का डिवीजन कैसे हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे, और यूनिट वगैरह बताएंगे कौन कौन चीज़ें हमें आगे पढ़नी रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।